नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्ते बच्चों, मैं चंद्रलेखा जैन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विद्या विहार भोपाल में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आपको कक्षा 11 की राजनीतिक सिद्धांत की पुस्तक के 9वें अध्याय शांति के बारे में कुछ बताएंगे। बच्चों, राजनीति विज्ञान में हम लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, मानव अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। वर्तमान राजनीति चिंतन में शांति पर विचार करना भी आवश्यक हो गया है। अतीत के कुछ विचारकों ने शांति के बारे में नकारात्मक विचार रखे हैं। जैसे जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने शांति के बारे में कहा है कि संघर्ष ही सभ्यता और उन्नति का मार्ग है। इस तरह के विचार रखने वाले कुछ लोग ही हैं। प्राचीन काल से ही सभी धार्मिक ग्रंथों में शांति को प्रमुख स्थान दिया गया है। आधुनिक काल में भी लौकिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों में शांति के प्रबल समर्थक रहे, जैसे महात्मा गांधी, मदर टेरेसा आदि। वर्तमान समय में शांति के सिद्धांत पर विचार या उसकी स्थापना के प्रयत्न 20वीं शताब्दी की कुछ घटनाओं के कारण प्रासंगिक हो गए, जैसे फांसीवाद, विश्व युद्ध आदि। फांसीवाद बच्चों, ये जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी, ये ऐसे शासक थे जो जनता के ऊपर अत्याचार करते थे और उनका पूरी तानाशाही शासन चलता था। तो उसमें बहुत हिंसा की घटनाएं हुई। ऐसे ही विश्व युद्ध, अभी तक 2 बड़े-बड़े विश्व युद्ध हो चुके हैं। दूसरा युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ और इतने लंबे समय तक बहुत ही सारी हिंसा की घटनाएं चलती रही। यदि भारत के संदर्भ में देखें तो भारत पाकिस्तान और पाकिस्तान बांग्लादेश के विभाजन के समय की त्रासदी और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान पर बम गिराना, जर्मनी का लंदन पर बम बरसाना, जिनमें लाखों आम नागरिक मारे गए, ये घटनाएं शांति के बारे में विचार करने के लिए विवश करती हैं। बच्चों, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और विभाजन के समय जो पाकिस्तान से भारत जो हिंदू जनता या अन्य लोग आना चाहते थे, उस समय बहुत ही हिंसा हुई, बहुत मारकाट हुई। तो ऐसी स्थिति में हिंसा के बारे में, ऐसी घटनाओं के बारे में सोचकर आज हमें शांति के बारे में विचार करना बहुत आवश्यक हो गया है। ये देखिए, आपके सामने ये 2 तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। एक है फ्रेडरिक नीत्शे, इन्होंने क्या कहा है कि संघर्ष ही सभ्यता और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। और दूसरी है हमारी महात्मा गांधी की तस्वीर, जो शांति के लिए बहुत ही सूक्ष्म परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि किसी के बारे में बुरा सोचना भी हिंसा है। अब हम आगे देखते हैं कि आज शांति के बारे में विचार करना तो आवश्यक हो गया है, लेकिन आइए, शांति आखिर है क्या? युद्ध का ना होना, दंगों और नरसंहार या हिंसक संघर्ष का ना होना शांति कहा जाता है, किंतु इसे हम शांति की सार्थक परिभाषा नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में युद्ध में तो कमी आई, किंतु गृह युद्ध में बढ़ोतरी हुई है। इसका ताजा उदाहरण जून में हुआ अमेरिका में श्वेत और अश्वेतों के बीच हुआ संघर्ष और हिंसा है।
अभी अभी पिछले महीने इसी जून में अमेरिका में आज के वर्तमान समय में श्वेत और अश्वेतों के बीच में हिंसा और संघर्ष, इसके उदाहरण हमें आज भी दिखाई देते हैं। ये हमने अभी अभी अपने समाचार पत्र और टीवी के माध्यम से देखा है। अतः शांति एक व्यापक अवधारणा है जिसमें गृह युद्ध, जाति दंगे, हत्याएं, आतंकवादी गतिविधियां आदि को शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार अपन ने देखा कि शांति हम किसे कहते हैं। तो हम आगे और शांति पर थोड़ी उसके विभिन्न प्रकार देखने से पहले अपन चर्चा कर लेते हैं कि शांति किसे कहते हैं। तो शांति मधुरता और भाईचारे की अवस्था है। इसमें बैर विरोध का कोई स्थान नहीं है। शांति को हम युद्ध का विलोम भी कह सकते हैं। मानव की स्वार्थ सिद्धि के कारण आज शांति का पतन होता जा रहा है। यदि हम राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से देखें तो अंतरराष्ट्रीय सद्भाव, सहयोग, सहिष्णुता आदि पर बल देने के साथ साथ प्रत्येक देश के अंदरूनी मामलों में भी अमन चैन रहना भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। मानव अधिकारों का आदर, संरक्षण, अंतरराष्ट्रीय विधि के आधार पर आपसी विवादों का समाधान आदि बातों को शांति कहा जा सकता है। यदि और गहराई से देखें तो समाज के विभिन्न वर्गों के आपसी सहयोग, सद्भावना, सहिष्णुता, एक दूसरे को समझने की प्रवृत्ति, विविधता में एकता, विचारों में भिन्नता होने पर भी एक दूसरे के विरोधी न मानकर एक दूसरे के विचारों का आदर करना शांति के अंतर्गत आ जाता है। इन विचारों या व्यवहारों के अभाव में हिंसा और अशांति का वातावरण बन जाता है। यदि हमारी आपस में किसी के विचार से मेल नहीं खाता तब भी किसी के साथ हमें कोई व्यक्ति किसी के साथ हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। हिंसा का वातावरण होने के कारण या हिंसा कितने प्रकार की हो सकती है, ये सब हम हिंसा के विभिन्न प्रकार के बारे में आगे देख रहे हैं। ये आपके सामने हिंसा के विभिन्न प्रकार। तो ये हिंसा जो शांति का विरोधी है, माने अगर शांति नहीं है तो उसके स्थान पर हिंसा हो सकती है। तो ये हिंसा कितने प्रकार की हो सकती है, तो ये अपन देख रहे हैं कि पहला क्या है, जाति दंगे। परंपरागत जाति व्यवस्था में कुछ खास समूह के लोगों के साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव किया जाता है। यह निंदनीय परंपरा आज भी असमानता और उत्पीड़न को जन्म देती है। माने हमारे प्राचीन काल से हमने सुना है कि जातियों में आपस में बहुत भेदभाव होता था, उन छुआछूत की भावनाएं थी, कई जगह पर कुछ जातियों को जाने की मनाही थी। इस प्रकार की व्यवस्थाएं जातियों में असमानता और उत्पीड़न को जन्म देती है। भारत के संविधान में छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया गया है। संविधान की धारा 17 छुआछूत को असंवैधानिक घोषित करती है और यदि कोई छुआछूत करता है तो वह दंड का भागीदारी होता है। फिर भी आए दिन हमारे यहाँ जाति दंगे देखने को मिलते हैं और छुआछूत की घटनाएं भी हमें कहीं कहीं देखने को मिलती हैं। तो ये जो जातीय भेदभाव है ये हमें कानून के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी इसका समापन आवश्यक होता है। दूसरी हिंसा है लिंग आधारित हिंसा। महिला और पुरुषों के बीच भेदभाव भी सामाजिक हिंसा का मुख्य कारण है। आज भी हम देखते हैं यद्यपि महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं, फिर भी हमारे यहाँ महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव होता रहता है। स्त्रियों से उनसे अधीन रहने की अपेक्षा की जाती है। यह हिंसा अनेक रूपों में देखने को
मिलती है। जैसे लड़कियों के साथ शिक्षा में भेदभाव किया जाता है, उनके लालन पालन में बाल विवाह कर दिया जाता है, दहेज के नाम पर उनके साथ उत्पीड़न किया जाता है, और भी कई अपराध ऐसे हैं जो महिलाओं के साथ किए जाते हैं। कुछ अपराध तो हम पता चल जाते हैं, कुछ अपराध ऐसे पारिवारिक भी होते हैं जिनके का हमें पता नहीं चल पाता, और मानसिक प्रताड़ना भी महिलाओं को दी जाती है। इस प्रकार लिंग के आधार पर भी हमारे यहाँ हिंसा होती रहती है। तीसरा है हिंसा का रूप उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि अन्य किसी राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्रों को अपने अंडर में रखना, माने उस पर शासन करना। राष्ट्रों के द्वारा इस प्रकार का शोषण अब कम हुआ है, फिर भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। ब्रिटेन ने लंबे समय तक कई देशों को गुलाम बनाया। भारत भी पहले ब्रिटेन का गुलाम था। ब्रिटेन का तो इतना बड़ा साम्राज्य था कि उसके बारे में कहा जाता था कि उसके शासन में कभी सूर्य अस्त नहीं होता। माने उसका साम्राज्य इतना बड़ा था कि उसके अधीन रहने वाले राष्ट्रों में कहीं ना कहीं सूर्योदय होता ही था, कहीं उधर रात्रि नहीं होती, ऐसा उसके बारे में कहा जाता था। इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी संघर्ष उपनिवेशवाद का ही एक उदाहरण है। जो दो विश्व युद्ध उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप ही हुए हैं। लोकतंत्र का पतन उग्र राष्ट्रवाद को पुनर्जीवित करता है। राष्ट्र संघ की असफलता उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप ही हुई है। बच्चों, राष्ट्र संघ जो आजकल आप लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम तो सुना होगा, ये विश्व स्तर पर एक संगठन है। इसी प्रकार का एक संगठन प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी बना था, जो बहुत लंबे समय तक सफल नहीं हो पाया। तो उसके बारे में कहा जाता है कि राष्ट्र संघ की असफलता भी उपनिवेशवाद के कारण ही हुई है। हिंसा का अगला रूप है रंगभेद और सांप्रदायिकता। किसी विशेष नस्लगत समूह का शोषण करना या रंग के आधार पर भेदभाव करना भी हिंसा का एक रूप है। हिटलर के समय जर्मनी में यहूदियों का कत्लेआम हुआ। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों के साथ रंग भेद की नीति अपनाई जाती है। अमेरिका में रंग भेद के कारण हिंसा और अशांति आज के ताजे उदाहरण हैं। जैसे हमने गांधी जी के बारे में सुना, तो हम सुना है कि उनके लिए दक्षिण अफ्रीका में काला कुली के नाम से जाना जाता था। माने पहले भी ये रंग भेद की नीति चल रही थी, और आज भी वर्तमान समय में देखें तो अभी अमेरिका में रंग भेद के आधार पर वहां पर हिंसा चल रही है। वहां पे कई आंदोलन हो रहे हैं, और इस रंग भेद के विरोध में अमेरिका में भी आंदोलन हो रहे हैं, विरोध हो रहा है, और भी कई राष्ट्रों में, ब्रिटेन में भी इसके विरुद्ध विरोध की आवाज उठाई जाने लगी है। मतलब रंग भेद के कारण आज भी ये हिंसा का रूप आज भी जारी है। फिर सांप्रदायिकता, माने अपने अपने संप्रदाय के आधार पर भी आपस में वैर विरोध बढ़ता रहता है। आतंकवाद जो हिंसा का एक रूप है, वह आज हिंसा का सबसे बीभत्स रूप है। अरब इजराइल समस्या को आतंकवाद के साथ जोड़ा जाता है। इजराइल, फिलिस्तीन और अरब राज्यों ने अपने हित साधने के लिए कई बार आतंकवाद का सहारा लिया। आतंकी घटनाओं में हवाई जहाजों और कारों में बम विस्फोट की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। आतंकवादी आत्मघाती दस्ते का भी प्रयोग करते हैं। आत्मघाती दस्ते माने जिसे हम मानव बम के नाम से भी सुनते हैं, कि किसी भी मनुष्य के शरीर में ये बम फिट कर देते हैं और
रिमोट के माध्यम से जहां पर नरसंहार करना है, जहां आतंकवादी घटनाएं करना है, वहां पर ये घटनाएं हो जाती हैं। तो इस प्रकार आत्मघात दस्ते का भी प्रयोग करते हैं। पिछले कई वर्षों से कश्मीर घाटी में पाकिस्तान द्वारा प्रेषित आतंकवाद सक्रिय है। पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर में उरी में सैन्य शिविर में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 19 सैनिक शहीद हुए। बदले में भारत ने भी सर्जिकल हमला किया और पाकिस्तान के 7 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया। भारत में संसद पर हमला, ताज होटल पर आतंकवादी हमला और 9/11 में अमेरिका में आतंकवादी हमला दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं। पाकिस्तान जो आतंकवाद को इतना समर्थन करता है, सह देता है, वह भी इन घटनाओं से बच नहीं पाया है। 2014 में पाकिस्तान के एक स्कूल में 132 बच्चे और कुछ अन्य लोग आतंकवाद के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। इस प्रकार ये आतंकवाद के कारण बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा होती है। इसके अलावा ये सांप्रदायिक दंगे भी हैं जो हिंसा को फैलाते हैं। भारत ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश, केरल में, कई जिलों में, कई प्रदेशों में लोगों की जान गई है। इस हिंसा का शिकार अल्पसंख्यक धार्मिक समूह होता है, जिस अपने धर्म की रक्षा के नाम पर ये हिंसा का सहारा लेते हैं। हिंसा का ये शिकार व्यक्ति, जब ये इस प्रकार की हिंसा की घटनाएं घटती हैं, तो इसके शिकार व्यक्ति मनोवैज्ञानिक और भौतिक हानियां उठाते हैं। इससे उनके मन में कटुता और शिकायतें पैदा हो जाती हैं। ये कटुता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ऐसे समूह के लोग छोटी छोटी घटनाओं पर भी उत्तेजित हो जाते हैं और फिर से संघर्ष शुरू हो जाता है। माने जब ये घटनाएं घटती हैं हिंसा की, तो तत्काल में कभी ऐसा लगता है कि ये शांत हो गई, लेकिन लोगों के मन पे ये स्थायी जगह बना लेती हैं और जब भी मौका मिलता है तो ये घटनाएं फिर से नया रूप ले लेती हैं। इस प्रकार ये हिंसा की घटनाएं समाप्त करने की आवश्यकता है, जो शांति के लिए एक बाधा है। अब हमने हिंसा के बारे में तो समझ लिया कि हिंसा के इतने प्रकार हैं, पर हिंसा को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तो विश्व स्तर पर शांति स्थापित करने के तरीके खोजे जा रहे हैं। अभी तक शांति स्थापित करने और उसे स्थापित करने की कई रणनीतियां अपनाई गई हैं। हिंसा की समाप्ति और शांति की प्राप्ति हिंसा के कारणों को समाप्त करके ही, बातचीत के द्वारा ही इसकी समाप्ति की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनिसेफ ने ठीक ही कहा है कि चूंकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है, इसलिए शांति के बचाव भी लोगों के दिमाग में ही रचे जाना चाहिए। बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट वाक्य महत्वपूर्ण है कि ये परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि शांति के बारे में यूनिसेफ ने क्या कहा कि जो किसी का कारण है, माने शांति के लिए जो बाधा है, तो उसको दूर करना ही वो शांति लाने का एक उपाय हो सकता है। तो उसने क्या कहा कि जो अशांति कहाँ से आती, लोगों के दिमाग में जन्म लेती है, तो शांति के बचाव में भी लोगों के दिमाग में ही इसके उपाय किए जाने चाहिए। अब हिंसा को रोकने और शांति की प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास जो किए जा रहे हैं वो इस प्रकार है। तो क्या उपाय किए जा सकते हैं शांति के लिए? कि जैसे पहला है करुणा।
आध्यात्मिक सिद्धांत और ध्यान का अभ्यास किया जाना चाहिए। शांति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व धर्म का अनुसरण करने वाला कभी अशांति की बात नहीं करता। जहाँ प्रत्येक धर्म शांतिपूर्ण तरीके से रहने की शिक्षा देता है, वहीं वह किसी भी प्रकार की हिंसा की अनुमति नहीं देता। माने कोई भी धर्म हिंसा करना नहीं सिखाता। हर धर्म में हिंसा का विरोध किया गया है। दूसरा उपाय हो सकता है निरोगकारी तकनीकी और मनोविश्लेषण जैसी चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग किया जा सकता है। मनुष्य का मस्तिष्क शांत रहेगा तो हिंसा के विचार भी नहीं आएंगे। फिर आगे लोगों को अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलना चाहिए। एक अहिंसक व्यक्ति कभी अशांति का रास्ता नहीं अपनाता। अतः जिस समाज में अहिंसा है वहां शांति स्वतः स्थापित हो जाती है। माने लोगों के लिए इस प्रकार के शिक्षा दी जाना चाहिए, उनको अहिंसा के लाभ के बारे में उन्हें बताना चाहिए। फिर अगला हो सकता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी शांति की संभावनाओं को अधिक स्थान देती है। क्योंकि इसमें नागरिकों को स्वतंत्रता और अधिकार अधिक प्राप्त होते हैं। लोकतांत्रिक शासन में जनसाधारण के हितार्थ जन कल्याणकारी कार्य क्रियान्वित किए जाते हैं। इससे शांति को कोई खतरा नहीं होता है। एक और उपाय हो सकता है जैसे कि शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का प्रसार भी हिंसा को रोकने में सहायक है। शिक्षा मनुष्य के मस्तिष्क के स्तर को में बदलाव लाती है, साथ ही उसकी कई समस्याओं का समाधान भी करती है। शांति की स्थापना के लिए कुछ और भी प्रयास किए जा सकते हैं जिनसे कि हिंसा को रोका जा सकता है। जैसे लोगों का आपसी विश्वास। यदि समाज में रहने वाले लोगों में विश्वास की भावना प्रबल होती है तब हिंसात्मक साधनों की तरफ देखते भी नहीं है। समाज के लोगों के बीच भाईचारे की भावना रहने से भी शांति स्थापित की जा सकती है। समाज में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग के फलस्वरूप भी शांति स्थापना की जा सकती है। इस प्रकार शांति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापकतम अर्थों में मानव कल्याण की स्थापना के लिए जरूरी नैतिक और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक है। हिंसा को रोकने में व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मिलित प्रयास करने की आवश्यकता है। अब हम आगे देखते हैं कि अभी आपने देख लिया कि हिंसा को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो बच्चों, आज आप लोगों ने शांति के बारे में पढ़ा, उसका अर्थ जाना कि शांति किसे कहते हैं, शांति हिंसा के कितने प्रकार होते हैं और शांति को किस प्रकार हम ला सकते हैं और हिंसा को समाप्त किया जा सकता है। अब इस शांति वाले इस अध्याय से आप लोगों को कुछ प्रश्न भी तैयार करने हैं। अब आप इन कुछ प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जैसे पहला प्रश्न आप लिख सकते हैं कि शांति से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आप शांति का अर्थ लिखेंगे या शांति के एक नीति की परिभाषा भी बता सकते हैं कि उसने शांति के बारे में क्या कहा है। हिंसा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करेंगे कि हिंसा के कितने प्रकार होते हैं। इसके अलावा कुछ अगला प्रश्न, कुछ आतंकवादी घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप कुछ आतंकवादी, कुछ इन घटनाओं के बारे में जो चर्चा में है उनके बारे में आप लिख सकते हैं कि जैसे अमेरिका में 9/11 की घटना है या कश्मीर पर की उरी पे जो घटना हुई थी आतंकवादी,
संसद पर कभी आतंकवाद का आक्रमण हुआ था, आतंकवादियों का, इस प्रकार की ये घटनाओं का वर्णन आप आतंकवादी घटनाओं में बता सकते हैं। फिर हिंसा को किस प्रकार रोका जा सकता है, तो हिंसा को किस प्रकार रोक सकते हैं, शांति लाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, ये भी आप इसके लिए लिखेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को शांति के बारे में समझ में आ गया होगा। आप इसको अपनी नोटबुक में लिखें। कुछ समझ में ना आए तो आप लोग अपने शिक्षक से पूछें, और शिक्षक से पूछने के बाद आप अपनी समस्या का समाधान करें। आगे इसका और अध्याय में कुछ आगे भी हम पढ़ेंगे कि शांति स्थापना करने के लिए जैसे कि राज्य का क्या योगदान है, राज्य शांति स्थापना करने में क्या सहयोग करता है। तो आगे हम जब भी आगे अपनी क्लास होगी उसमें हम इसके बारे में बताएंगे। आप भी इसमें अपनी पुस्तक हो आपके पास तो उससे पढ़ेंगे तो आपको आगे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।